हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गोल। आज की इस वीडियो में हम जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हम उसी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कम से कम 2 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये यूजीसी नेट में भी हो सकते हैं या स्टेट लेवल के क्वेश्चन में भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कम से कम 2 बार पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन को करेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसकी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और एट द एंड आपका जो स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आस्क करते रहेंगे तो उसका भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पार्ट ऑफ लॉरेशिया। लॉरेशिया का पार्ट इनमें से कौन सा जगह है? तो यहां पर जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी, जो चाइनीज प्लेट है वो लॉरेशिया इसका पार्ट है। ठीक है, और ये जो आपका वेगनर्स का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया था ये कब आया था? ये आया था 1922 में। ओके, ये थ्योरीज आया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन ये एक चीज यहाँ पर बताना है कि उन्होंने थ्योरीज लिखा था 1912 में, लेकिन बाद में 1922 में ये पब्लिकली अनाउंस हुआ, पब्लिश होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको लॉरेशिया नाम दिया गया था और साउदर्न पार्ट को आपने गोंडवाना लैंड नाम देते हुए सुना होगा। ठीक है, तो ये वेगनर ने दिया था और वेगनर एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, वो कोई जियोमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं थे, एक मेट्रोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने एक अच्छा बुक लिखा था जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये बुक किसने लिखा, तो थर्मोडायनामिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वो लिखा था वेगनर ने। क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। और यहाँ पर ये दोनों लिस्ट को मैच करने के लिए बताया गया है। तो इसकी जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए। तो यहां पर देखिए ए कैसे है कि नॉर्मल फॉल जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी उसको हम नॉर्मल फॉल बोलेंगे। और जो रिवर्स फॉल्ट है उसमें टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है। थर्ड है लैटरल स्लिप। ठीक है, यहां पर हॉरिजॉन्टली, इससे से आप पता लगा सकते हैं कि लैटरल जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। और स्टेज जो स्टेज की तरफ बनता है वहां पर क्या होता है, व्हेन द स्लोप्स ऑफ द सीरीज फॉल्ट्स आर सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में स्लोप होगा तो इसको हम स्टेज फॉल्ट बोलेंगे। ये नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। जो नॉर्मल फॉल्ट है ना वहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो नॉर्मल मतलब ऑपोजिट, आप ऐसे ही याद रखिएगा। और रिवर्स मतलब दोनों ही एक डायरेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज द एस्कार्पमेंट अपीयर। एस्कार्पमेंट कब बनता है? When the land blocks move horizontally, when the land block moves vertically, when a land blocks move due to waterlogging, waterlogging के चलते अगर land blocks move हो गया। और चौथा है when land blocks move due to human intervention। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है ना, इस पे जो मोस्ट सुटेबल है हमें वही चूज करना है। देखिए कभी कभी आपको ये जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है वहां पर भी आपको एस्कार्पमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर जब जो मोस्ट सुटेबल है या मोस्ट लाइकली है आपको वही चूज करना होता है। तो इसमें वर्टिकली जो होगा वही राइट आंसर है कि अगर वर्टिकली में ये एस्कार्पमेंट ज्यादा हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हॉरिजॉन्टल में उसमें अगर कोई इरोजनल एक्टिविटीज हुआ तो वहां पर भी आपको एस्कार्पमेंट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, एक तो फ्लूवियो, दूसरा है ग्लेशियल और तीसरा है डिपोजिट। मतलब ये क्या होता है कि जो हमारी ग्लेशियल होते हैं ना, ग्लेशियर जो होते हैं, ये ग्लेशियल अगर पिघल जाता है तो उससे पानी निकलता है, पानी निकल के छोटा छोटा स्ट्रीम बनाता है। ठीक है, छोटा छोटा रिवर बनते हैं, स्ट्रीम बनते हैं छोटा छोटा। तो वो अगर कोई डिपोजिशनल एक्टिविटीज करेगा तो उसको हम फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट बोलेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आउटवर्स प्लेन। ये हमारा आपका फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट हो गया। और यहाँ पर फ्लैट प्लेन जो है वो फ्लूवियल डिपोजिट है, पेनिप्लेन भी फ्लूवियल जो इरोजनल फीचर्स है उसके अंदर आते हैं, और पैन प्लेन भी फ्लूवियल की जो इरोजनल फीचर्स है उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर पेनिप्लेन टर्म किसने दिया आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। पेनिप्लेन टर्म दिया था डेविस ने। ठीक है, डेविस ने ये पेनिप्लेन टर्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स एम्फसाइज द प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ। ये क्वेश्चन पहले भी हम करवा चुके हैं, तो इसकी जो राइट आंसर है वो है एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, ये इन्होंने क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म की कॉन्सेप्ट दी थी। और पेट्रिक ग्रेड्स जो है ना, इन्होंने एक फूड के बेस पे एक डिटर्मिनिज्म की कॉन्सेप्ट दी थी कि फूड हैबिट के बेस पे कैसे ह्यूमन एक्टिविटी डिपेंड होता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। मार्क जेफरसन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क जेफरसन ने जो थ्योरीज दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन ब्रूनेस भी है। अच्छा, जीन ब्रूनेस जो है ना ये पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिज्म को ये सपोर्ट करते थे। ये एग्जाम में ये भी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माइग्रेशन फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड रीजन। मतलब जो डेवलप्ड रीजन है उससे अगर कोई लेस डेवलप्ड रीजन में जाएगा
तो उस तरह की माइग्रेशन को हम क्या कहेंगे, रिवर्स माइग्रेशन कहेंगे, परवर्स कहेंगे, इमिग्रेशन करेंगे या एमिग्रेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं है। रिवर्स माइग्रेशन नहीं बोलते, परवर्स माइग्रेशन बोलते। रिवर्स माइग्रेशन किसको बोलते हैं, मान लीजिए आप किसी जगह से दूसरी जगह गए कोई भी काम करने, स्टडी करने, और वापस जब आप रिटर्न आ रहे हैं उसी जगह पर, तब उसको रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर डेवलप से लेस डेवलप रीजन में आप जा रहे हैं तो उसको फॉरवर्ड माइग्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि देखिए जनरली पीपल की जो मूवमेंट होता है, कोई एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के कारण अगर एक मूवमेंट होता है तो वो जनरली लेस डेवलप्ड रीजन से डेवलप्ड रीजन की ओर जाते हैं। ठीक है, ये डेवलप्ड रीजन और ये लेस डेवलप्ड। अब इनका जो रिवर्स माइग्रेशन होता है, जब वो लौट के वापस आते हैं, मतलब आपका स्टडी कंप्लीट हो गया, अब यहां आ गए, तो ये जो माइग्रेशन होता है ये रिवर्स माइग्रेशन होता है। ओके, और इसी माइग्रेशन को हम फॉरवर्ड बोल रहे हैं डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। जो रीजनल डेवलपमेंट है या रीजनल जो इंबैलेंस है उसके पर्सपेक्टिव से इसको हम फॉरवर्ड माइग्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी यहां पर रिवर्स माइग्रेशन भी ज्यादातर केसेस में फॉरवर्ड माइग्रेशन ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस इज सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ये किसके अंदर आते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अंदर आते हैं, बिहेवियरिज्म के अंदर आते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर आते हैं या स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आते हैं। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो स्पेस सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको बताया गया है पोस्ट मॉडर्निज्म में। ओके, और ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म किसने दिया था, तो वो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये दिया था ए कोम्टे ने। ठीक है, COMTE, इन्होंने ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की कॉन्सेप्ट दिए थे। और बिहेवियरलिज्म में भी काफी सारे साइंटिस्ट है, तो ये आपको ये सारे के सारे जो टर्म्स है ना जियोग्राफिकल थॉट में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहां पर पोस्ट मॉडर्निज्म से एक कॉन्सेप्ट आता है थर्ड स्पेस। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि थर्ड स्पेस किसको डिनोट करते हैं, कौन सी ग्रुप ऑफ व्यू के अंडर आते हैं। तो ये आते हैं थर्ड स्पेस जो आते हैं, ये आता है किसमें, पोस्ट मॉडर्निज्म में। इसका कॉन्सेप्ट दिया था एडवर्ड सोजा ने। ओके, एडवर्ड सोजा ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, ए काउंटर क्लॉकवाइज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक यहां से यहां जाता है इस डायरेक्शन में, और काउंटर क्लॉकवाइज में क्या होता है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आते हैं। तो यहां पर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका रहता है, एक रहता है प्लैनेटरी विंड का, ठीक है, और दूसरा रहता है एंटी साइक्लोन का। प्लैनेटरी विंड और एंटी साइक्लोन का क्लॉकवाइज मूवमेंट रहता है, और एंटी साइक्लोन के ऑपोजिट जो होता है वो होता है साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं। तो बी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर साइक्लोन अगर ऑप्शन में नहीं होता है, अगर यहां पर साइक्लोन अगर ऑप्शन में नहीं होता है, कुछ और दे दिया जाता है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए लोकल विंड दे दिया गया, हो सकता है यहां पर लोकल विंड दे दिया गया, ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर तब टॉर्नेडो बन जाता है। ठीक है, तब इस केस में आपका टॉर्नेडो यहां पर राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहां पर साइक्लोन ऑप्शन में है, इसीलिए यहां पर बी हमारा राइट आंसर है। अदरवाइज आपको टॉर्नेडो आंसर हो सकता था। ठीक है, या यहां पर अगर कोड दिया जाता तो भी यहां पर बी और डी राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑथर ऑफ द बुक द अनस्टेबल अर्थ। तो ये जो बुक है अनस्टेबल अर्थ, ये किसने लिखा था, तो इसका जो राइटर थे इसका नाम था J.S. टियर्स ने द अनस्टेबल अर्थ बुक लिखा था। और जीके गिलबर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ पर जीके गिलबर्ट ने ग्रेड का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने काफी बार डिस्कस भी किया है हमारे क्लास के अंदर। और यहाँ पर जो पेस्टेल आते थे, पेस्टेल ने ग्लेशियर के ऊपर बुक्स लिखा था जिसका नाम था स्टडी ऑफ ग्लेशियर। हालांकि वो बुक्स उसने खुद नहीं लिखा था, वो ट्रांसलेटेड वर्जन है जिसका नाम है स्टडी ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, और उन्होंने जो बुक्स लिखा था इसका नाम था एटुडेस चार्लेस ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉरी, पेस्टेल ने नहीं दिया था, वो एगासिस ने दिया था। ठीक है, एटुडेस चार्लेस ग्लेशियर पेस्टेल ने नहीं दिया था। ओके, पेस्टेल ने आपका काम किया था रीजनल जियोग्राफी के ऊपर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड फास्ट। तो ये क्रोनोलॉजी पूछा गया है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा, सबसे पहले आता है एनाक्सिमेंडर। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था जिसका नाम नॉमन है। ठीक है, नॉमन से पहले जी लगता है, हाँ ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है एरिस्टोटल, उसके बाद आता है एरोस्thenes और आखिर में आते हैं क्लौदियस टोलेमी। तो यहाँ पर देखिए एरिस्टोटल, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिस्टोटल जो थे वो इंडक्टिव या डिडक्टिव दोनों में से कौन से अप्रोच को सपोर्ट करते थे। तो एरिस्टोटल जो था ना वो इंडक्टिव अप्रोच को सपोर्ट करते थे। उससे पहले उसकी जो गुरुदेव थी प्लेटो किसको सपोर्ट करते थे, प्लेटो करते थे डिडक्टिव। तो ये जो सिस्टम जो होता है ना वो गुरु के अगेंस्ट पे चला गया, इंडक्टिव अप्रोच को सपोर्ट कर दिया। और एरोस्thenes बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 11, द रेंज ऑफ विजिबल वेव लेंथ ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेव है, विजिबल वेव जो है, विजिबल जो लाइट है हमारा जो हमें देखने को मिलता है, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लेंथ है, वेव लेंथ क्या है वो पूछा गया है।
तो वेवलेंथ क्या होता है कि ऐसे एक वेव ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो एक साइकिल जब इन दोनों के बीच जो ये दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और ये 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर हमारा जो विजिबल लाइट है, यानी ब्लू, ग्रीन, रेड, ये तीनों की वेवलेंथ होता है। ओके, और इससे पहले आता है अल्ट्रावायलेट, और यहां पर आता है रेड के बाद आता है NIR मतलब नियर इंफ्रारेड, उसके बाद आता है थर्मल इंफ्रारेड। यह आजकल चर्चा में इसलिए है कि जो थर्मल स्कैनिंग हो रहा है ना हमारा कोविड के चलते, थर्मल जो चेकिंग हो रहा है वो इसी रेडिएशन के चलते होता है, थर्मल इंफ्रारेड। ओके, TIR जो हीट हमें सेंस करता है। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स में है तो पूछे भी जा सकते हैं, इसके वेवलेंथ आप नोट कर लीजिएगा। ओके, और ये याद रखिएगा कि नियर इंफ्रारेड इसका वेवलेंथ इससे ज्यादा है, ठीक है, सॉरी कम है, और इधर जितना जाएगा ये इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, इधर इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, और इधर जितना जाएगा वो माइनस होते जा रहा है। ओके, तो इसका जो नियर इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो कम है थर्मल इंफ्रारेड से। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द कोपेन स्कीम द BHWH क्लाइमेट फाउंडेड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बी है, बी मतलब ड्राई क्लाइमेट होगा। तो ड्राई क्लाइमेट कहां देखने को मिलते हैं? एक तो गुजरात के जो कच्छ रीजन है वहां पर देखने को मिल सकता है, और दूसरा कहां पर मिलते हैं? राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। अब यहां पर दूसरा कंडीशन क्या दिया गया? डब्ल्यू मतलब जो हमारी विंटर है वो ड्राई होता है। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, राजस्थान। कश्मीर नहीं है, कश्मीर में टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, तो कश्मीर नहीं है इसलिए। तो यहां पर राजस्थान जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में कच्छ रीजन भी दे दे तो कभी कभी कच्छ रीजन में BHWH पर्टिकुलरली क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता है। ओके, और जहां पर एक चीज मैं बताता हूं कि ये जो कोपेन की स्कीम है ना, कोपेन ने नहीं बनाई। इंडिया की जो क्लासिफिकेशन है ये कोपेन ने नहीं बनाई, ये जो और जियोग्राफर्स है उन्होंने जो कोपेन की जो जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम है वो इंडिया के रिगार्डिंग अप्लाई किया है। तो कोपेन ने इंडिया के रिगार्डिंग कोई स्कीम नहीं बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13, Which one of the following regions does not receive much rainfall during the southwest monsoon season? इनमें से कहां पर साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा मैक्सिमम रेनफॉल नहीं होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु कोस्ट। और यहां पर रेनफॉल ज्यादा होते हैं रिट्रिएटिंग मानसून के चलते। ओके, और यहां पर भी जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पर 2 टाइम्स रेनफॉल होता है, एक मानसूनल और एक रिट्रिएटिंग मानसूनल। रिट्रिएटिंग मानसूनल में रेनफॉल ज्यादा होते हैं नॉर्मल मानसून से, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये भी एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मिलते हैं पंजाब हरियाणा रीजन में, कई बार वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा जो रीजन होता है वहां पर आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते विंटर सीजन में आपको थोड़ा रेनफॉल देखने को मिलता है, जो हमारे व्हीट होते हैं, व्हीट के कल्टीवेशन के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Which one of the following phenomenon show in the sketch given below? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, और यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट गलती यहाँ पर कर देते कि ये जो देखिए जो हाइट है उसके साथ साथ टेम्परेचर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो ठीक है, रिड्यूस हो रहा है इसलिए नॉर्मल लैप्सेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोबारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया ऐसे। तो यहाँ पर जो हो गया है ना, ये अपर ईयर इन्वर्सन है, नॉर्मल इन्वर्सन नहीं है, सरफेस इन्वर्सन नहीं है, ये अपर ईयर इन्वर्सन है। जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, जो हमारे जो अल्ट्रावायलेट रे होता है वो जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, और इससे लगे हुए जो एयर रहता है ना ये थोड़ा सा कभी कभी बार गर्म हो जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या और भी कई सारे क्लाइमेटिक फिनोमेना होते हैं उसके चलते भी यहाँ पर आपको अपर एयर इन्वर्सन देखने को मिल सकता है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अपर सरफेस इन्वर्सन। लोअर सरफेस इन्वर्सन नहीं है और नॉर्मल लैप्स भी नहीं है। अगर ऐसे दे दिया जाए, ये कर्व ना रहे, तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल लैप्स रेट या एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है। अच्छा, नॉर्मल लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट दोनों सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द बेस लेवल कॉन्सेप्ट। बेस लेवल या कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसको बेस लेवल ऑफ इरोजन बोलते हैं, ठीक है। बेस लेवल एग्जाम में लिखा गया था, तो इसका आंसर है जॉन वेस्ले पावेल, और इन्होंने दिया था 1929 में, और ये बाद में जाके डेविस की जो साइकिल ऑफ इरोजन है उनका बेसिस बना है। ओके, और हुटन का एक इंपॉर्टेंट बुक्स है थ्योरी ऑफ द अर्थ, आपको पता ही है, इसका ईयर है 1785, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोर देन वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में, जो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट में, वहां पर सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन से इफेक्ट देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट में कम मिल रहे हैं, ये असर्शन बोल रहे हैं। और इसका रीजन ये दे रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इंडिया में होता है वो ओरिजिनेट्स ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ही ओरिजिनेट होता है। तो ये जो हमारे रीजन आ रहे हैं ये रॉन्ग है। अरेबियन सी में भी आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि स्लोप जो है ना हमारा यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में, वो स्लोप थोड़ा सा स्टीप है वेस्टर्न कोस्ट का कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में आपको थोड़ा सा जेंटल स्लोप देखने को मिलेगा, और इसीलिए आपका जो नेचुरल हार्बर्स की जो चीजें आते हैं वो वेस्टर्न कोस्ट में जनरली आपको नेचुरल हार्बर्स बहुत सारे
पोर्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट में है वहां पर विशाखापट्टनम को छोड़कर बाकी सारे जगह पर आर्टिफिशियल हार्बर आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्लोप स्टीप है और इसी के चलते यहाँ पर आपको जो साइक्लोन के इम्पैक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं होता है जितना हमारे बे ऑफ बंगाल में होता है। तो ओरिजिनेट दोनों जगह ही होता है। तो यहाँ पर हमारा रीजन जो है वो गलत है और असर्शन जो राइट आंसर है। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है क्योंकि असर्शन सिर्फ सही है, रीजन गलत है। 17. द टेम्परेचर दैट प्रोवाइड्स फेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशन फॉर लिविंग ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ को सर्वाइव करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन देने के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरी है, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली ये टेम्परेचर होता है 28 डिग्री सेल्सियस के करीब। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज पोस्टुलेटेड द सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ। कोरल रीफ से रिलेटेड सब्सिडेंस थ्योरी किसने दिया था? तो इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डार्विन ने सब्सिडेंस थ्योरी दिया था और डेविस ने जो दिया था उसका नाम है टू साइकिल थ्योरी, ठीक है। टू साइकिल थ्योरी, साइकिल ऑफ इवोल्यूशन ऐसे आप याद रख सकते हैं। और डेली ने दिया था स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, ठीक है। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी डेली ने दिया था, अगासिस ने कोई थ्योरी नहीं दिया था इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए टाइड ऑकर्स एट ए प्लेस एट 6 PM, व्हेन विल बी द नेक्स्ट टाइड ऑकर। अगर 6 PM में आज के दिन कोई टाइड्स होता है, ठीक है, तो दूसरी बार जब यहाँ पर टाइड्स आएगा तो टाइम कितना होगा? तो इसका जो आंसर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर होगा 6:26 AM, 652 PM नहीं है। देखिए दोनों हाई टाइड या दोनों लो टाइड, ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा। मतलब एक जगह पर हाई टाइड आएगा, उसके बाद वहां पर लो टाइड आएगा, उसके बाद फिर वहां से हाई टाइड आएगा और आखिर बाद एक बार फिर यहां पर लो टाइड आएगा। ऐसे टाइड की साइकिल चलता है और बीच में आपका एब्स रहता है। तो एक हाई टाइड के बाद दूसरी बार जब लो टाइड आएगा, इसका टाइम होगा 12 आवर्स 26 मिनट। अब यहां से फिर आएगा 6 आवर्स 12 आवर्स 26 मिनट और दूसरी बार जब हाई टाइड आएगा तो वहां पर आपका टाइम हो जाएगा 24 आवर्स 52 मिनट्स। ओके, तो एक हाई टाइड से एक लो टाइड के बीच जो टाइम की डिफरेंस होता है वो होता है 12 आवर्स 26 मिनट, लेकिन एक सक्सेसिव दो हाई टाइड के बीच डिफरेंस होता है 24 आवर्स 52 मिनट्स। ओके, और सेम लो टाइड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहां पर बी हमारा राइट आंसर है। ये स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट इसका आंसर गलत करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल कौन सा है सेंट्रल प्लेस थ्योरी में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी K4। तो देखिए जो छोटा होगा उसका वैल्यू भी छोटा होगा। मार्केट थोड़ी सी एरिया से रहता है, ट्रांसपोर्ट उससे ज्यादा रीजन को कवर करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन काफी बड़ा हो सकता है। तो यहां पर जो है हमारा K4 राइट आंसर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट K3 क्या है? मार्केट। K4 जो है ट्रांसपोर्ट और K7 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। क्रिस्टलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी में, और ये थ्योरी आया था 1933 में। और ये जो बुक्स लिखा था, इस बुक्स का नाम था सेंट्रल प्लेस ऑफ साउदर्न जर्मनी। उन्होंने साउदर्न जर्मनी में ये काम किया था। इसको पहले सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है ज्योग्राफी में, ठीक है। पहले सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपका स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा और आगे हम 2-3 MCQs और लाएंगे एग्जाम से पहले। बाय बाय, थैंक यू टू नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।